हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है बच्चे, हम सब इस समय यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आज से आपका क्लास कंटिन्यू कर दिया जाएगा। आपको एक बात और बताना चाहते हैं, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उनसे हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक अभी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर जो है वो सर पढ़ा रहे हैं, कुछ टॉपिक्स सर आपके कवर करवा रहे हैं, कुछ टॉपिक्स मैं कवर करवाऊँगी। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है जिसका भी लिंक अभी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर मॉक टेस्ट हो रहा है और जो सर का क्लास है, जो सर का चैनल है, उस पर सर जो है वो अपना लाइव क्लास भी लेते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब चलिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट साधारण चीनी होती है अथवा वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल अपघटन द्वारा चीनी में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट ऐसा पदार्थ होता है जिसे जल अपघटन द्वारा चीनी में परिवर्तित किया जा सकता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किनसे मिलकर बना होता है? इसमें क्या क्या होता है? तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, जिनमें से अंतिम दो अनुपातिक मिश्रण से जल बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जिनमें अंतिम दो अनुपातिक मिश्रण से जल बनाया जा सकता है और इसलिए इन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nOn। क्या होता है? CnH2nOn। और एक बात और बता दें कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, अगर आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किसका बहुलक होता है। ये टॉपिक, ये मतलब पॉइंट हमने मेंशन नहीं किया था, लेकिन अभी मेरे माइंड में आया तो बता रहे हैं आपको। अगर ऐसा आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसका बहुलक होता है, तो वो बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। एक बार आप फिर से सुन लीजिए, हम रिपीट कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब अगला पॉइंट आ जाता है बच्चे कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। अब आपको ये जानना है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? मोनोसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड्स देख लेते हैं क्या है। ये क्या होते हैं? ये सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनका जलीय अपघटन संभव नहीं होता है, इनका जलीय अपघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ये आधारभूत कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये जल में विलीय होते हैं, जैसे पेंटोज हो गया, हेक्सोज हो गया या ग्लूकोज आदि होते हैं। क्या होते हैं? जल में विलीय होते हैं, यानी कि अगर जल में आप मिलाएंगे तो वो उसमें घुल जाएंगे, जल में विलीय होते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला क्या दिया हुआ है? अगला जो है कार्बोहाइड्रेट का टाइप वो है ओलिगोसैकराइड्स। क्या है? ओलिगोसैकराइड्स। तो ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं? ये 2 से 10 मोनोसैकराइड्स के संगठन से बनते हैं। जैसे क्या हो गया? ये कैसे बनेंगे? 2 से 10 मोनोसैकराइड्स से बनेंगे। मतलब कि एक मिनिमम जो दिया गया है कि कितने मोनोसैकराइड से बन सकते हैं, तो 2, और मैक्सिमम अगर अधिकतम की बात की जाए तो 10। तो 2 से 10 मोनोसैकराइड के संगठन से बनते हैं। जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब क्या है आपके? ये सब कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा आ रहा है पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स में देख लेते हैं, यह 10 से लेकर 1000 या उससे भी अधिक मोनोसैकराइड से बनते हैं। अभी तक आपने देखा ओलिगोसैकराइड्स, तो ये क्या है? ये 2 से 10 मोनोसैकराइड्स के संगठन से बनते हैं। इसमें लिमिट बता दिया गया 2 से 10। और जो पॉलीसैकराइड है, पॉली का मतलब आप समझ रहे हो, पॉली का मतलब बहुत होता है। मतलब जैसे कि पॉली अगर बोलते हैं ना, पॉलीमर हो गया, तो फिर वो क्या हो गया? बहुत हो गया। तो पॉलीसैकराइड्स ये 10 से लेकर 1000 या फिर उससे भी अधिक मोनोसैकराइड से बनते हैं। ये पानी में अविलीय होते हैं, पानी में विलीय नहीं होते। जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं। इसका क्या मतलब है? स्टार्च हो गया, सॉरी मतलब नहीं, इसका उदाहरण क्या हो गया? स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और काइटिन हो गया। ये जल में अघुलनशील होते हैं, यानी जल में अविलीय होते हैं। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अब देखना है आपको कार्बोहाइड्रेट के कार्य। अब ये आपको जानना है कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है। आपका जो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब जो भोजन के प्रमुख अवयव हैं
उन्हीं टॉपिक से ये मतलब क्लास बनाया गया है। तो इसमें आपको पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, उसमें प्रोटीन है, लिपिड है, जो कुछ भी हो तो वो सब आपका कवर करवाया जाएगा। तो क्या है कि अगर कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ना है तो कार्बोहाइड्रेट है क्या, उसके मुख्य स्रोत क्या है, उसके कार्य क्या है, उससे होने वाली बीमारियां क्या है, उसके स्रोत क्या है, ये सब आपको ज़रूर पढ़ना है। तो ये जो भी इम्पॉर्टेंट था आपके एग्ज़ाम के लिए मैं इसमें ज़रूर मेंशन की हूँ। तो देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना मदद करता है। अगर हम अपने बॉडी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाना चाहिए हमें, कि जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिले। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है ये शरीर को, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही में इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कई बीमारियों की जड़ माने जाने वाले मोटापे को नियंत्रित करता है। इसका मतलब ये है कि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और इसके साथ में जो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि आपके पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कई बीमारियां होती हैं, तो कई बीमारी की जड़ माने जाने वाले मोटापे, मतलब कि जैसे कोई बीमारियां होती हैं तो उसमें होता है कि ये बीमारियां मोटापे के कारण है, तो उसको भी नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। क्या करता है कि जो हमारे बॉडी में हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करता है, जिससे कि हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा दूर होता है। जो हार्ट संबंधी जितने भी बीमारी होते हैं उनका खतरा क्या होता है, दूर करता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होता है। और आपको एक बात और बता दें, जो 2 टाइप का मधुमेह होता है, आप डायबिटीज़ पढ़ेंगे अगर होगा आपके सिलेबस में तो वो भी क्या है कि जो डायबिटीज़ होता है 2 टाइप होता है। तो जो सेकेंड टाइप वाला डायबिटीज़ होता है वो भी कंट्रोल होता है, कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, इसके अलावा यह आपके रक्त में मौजूद शुगर को भी नियंत्रित करने में आपकी मदद करता है। जो ब्लड में शुगर होता है उसको भी कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, मतलब कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के कई सारे स्रोत हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत या फिर प्रमुख स्रोत या कह लें आपकी सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो वो क्या होता है, ब्राउन राइस। क्या होता है आपका, ब्राउन राइस। अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख या मुख्य स्रोत क्या है या फिर कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, ब्राउन राइस को टिक करेंगे। और वैसे तो आपके कई सारे स्रोत हैं। अब इसमें देख लेते हैं, शक्कर है, गुड़ है, चीनी है, शहद है, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। फिर समस्त अनाज जैसे गेहूं है, मक्का है, चावल है, चना है, ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। सूखे फल जैसे किशमिश हो गया, मुनक्का हो गया, खजूर हो गया, अंजीर हो गया, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। समस्त दालें, मूंगफली, अखरोट, बादाम, काजू। अब अगर दालें आप सोच रहे होंगे इसमें तो प्रोटीन पाया जाता है, तो हाँ दालों में प्रोटीन पाया जाता है अधिक, लेकिन सबसे अधिक सोयाबीन भी पाया जाता है, लेकिन हमें उसमें कुछ परसेंट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। लेकिन अगर मुख्य स्रोत की बात करेंगे तो आपका ब्राउन राइस होगा। और ये सब इसके ब्राउन राइस के इसके अलावा जो अन्य स्रोत हैं ये हैं आपके समस्त दालें हो गई, मूंगफली हो गया, अखरोट है, बादाम है, काजू है, आलू है, शकरकंदी, अरवी व जिमीकंद। उसके बाद में फिर क्या है आपका सोयाबीन, सूखे मटर, सेम के बीज, केला तथा अन्य ताजे व मीठे फल, दूध, छेना, अंडा, संतरा, टमाटर, विभिन्न शाक व भाजियाँ। ये सब क्या है, ये सब इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, सबसे अच्छा कौन सा स्रोत होता है, तो आपका ब्राउन राइस होता है कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बच्चे। अगला पॉइंट दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकताएं। अब देख लीजिए कि कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है हमें, अपने डेली के खाने में हमें कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है कि यदि आपको प्रतिदिन 2000 कैलोरी की ज़रूरत है तो इन कैलोरी का 45 से 65% आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर एक दिन में आपको 2000 कैलोरी की नीड है तो क्या है कि इसमें से 45 से 65% क्या है कि कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए। इसका मतलब कि आपको कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेना चाहिए जिससे कि 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट, 2000 कैलोरी जो आपको लेनी है उसमें से 65% तक कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन लेना चाहिए। उसके बाद में क्या है, क्योंकि हर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो उससे कितनी कैलोरीज मिलती है, तो उससे
4 कैलोरीज मिलती है। इसके बाद में इसका अर्थ है कि अगर आपको प्रतिदिन 225 से 335 ग्राम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर समझ लीजिए 2000 कैलोरी आपको लेना है, तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें 45 से 65% आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है, तो आपको प्रतिदिन 225 से 335 ग्राम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अगर आपको 2000 कैलोरी की आवश्यकता है, तो अगर आप 225 से 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का सेवन करेंगे तो आपको उस 2000 कैलोरी में 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट जरूर मिलेगा। आपको 2000 कैलोरी में से 900 से 1300 कैलोरी मिल जाएगी। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारियां। अब ये चलिए देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से, अभी आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट से होने वाली बीमारियां पढ़नी थी, तो एक तो कमी से बीमारी हो सकती है और एक तो अधिकता से हो सकती है। तो फिर हम दोनों इसमें लेकर के आए आपके। ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारी है। तो सबसे पहले आता है थकान। कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति काफ़ी कम हो जाती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी हमारे शरीर के अंदर, तो उसमें क्या होता है? थकान होने लगता है, वीकनेस होने लगता है, यानी कमजोरी, चक्कर आने के जैसा समस्या जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। हमेशा एक्टिव रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन बेहद ज़रूरी है। हम हमेशा एक्टिव रहें, मतलब कि ना हमें थकान हो, ना कमजोरी महसूस हो, ना चक्कर आए, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से दिमाग सेरोटोनिन नाम के हार्मोन को नियंत्रित करता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से डिप्रेशन भी हो सकता है। फिर इसमें क्या बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से दिमाग सेरोटोनिन नाम के हार्मोन को नियंत्रित करता है। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि सेरोटोनिन हार्मोन नाम का हार्मोन क्या है। तो ये क्या होता है? ये मूड को नियंत्रित करने और मन को खुश करने वाले हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जो आपका सेरोटोनिन हार्मोन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही सेरोटोनिन हार्मोन को नियंत्रित करता है। चलिए, दिमाग जो है वो सेरोटोनिन नामक के हार्मोन को नियंत्रित करता है। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं, यानी अगले पॉइंट पर आते हैं। तो अगला पॉइंट दिया हुआ है बच्चे कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाले रोग। अभी आपने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमारे शरीर में जो समस्याएं उत्पन्न होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो आपने देखा। अब देख लेते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो गई हमारे बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से कब्ज, बदहजमी, पेट दर्द, अपच आदि की समस्या हो सकती है। अगर कार्बोहाइड्रेट का अधिक मात्रा में सेवन हो गया, मतलब कि अगर कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ज़्यादा खा लिए या फिर कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ का ज़्यादा सेवन कर लिया, तो उससे क्या हो सकता है? उससे कब्ज हो सकता है, बदहजमी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, अपच, मतलब इसी टाइप की प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकती हैं। जल्दी भूख लगने की समस्या। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फूड्स बहुत जल्दी पच जाते हैं। जल्दी भूख लगने की समस्या भी हो सकती है अगर कार्बोहाइड्रेट से मतलब कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ अगर आप ज़्यादा लेते हैं। क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फूड्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद में है आपका, जिससे क्या होता है, जिससे आपको जल्दी भूख लग जाती है। इसके अलावा फाइबर और प्रोटीन वाले आहार देर से पचने के कारण पेट को देर तक भरा रखते हैं। अब क्या है कि अगर कार्बोहाइड्रेट युक्त अगर आप खाना खाएंगे तो उससे क्या होता है कि बहुत ही जल्दी वो डाइजेस्ट हो जाएगा आपके अंदर और उसके बाद बहुत जल्दी भूख लग जाएगी। लेकिन अगर जो फाइबर और प्रोटीन वाले भोजन होते हैं वो देर से पचते हैं, देर से डाइजेस्ट होते हैं, तो इससे क्या होता है कि पेट को देर तक भरा रखते हैं, मतलब कि आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। अगर आपने प्रोटीन या फाइबर युक्त भोजन खा लिया, खाना खा लिया, तो लगेगा कुछ देर तक आपका पेट भरा रहेगा। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट, एक एग्जाम्पल आपको दें, जैसे चावल, आप चावल खा लीजिए तो चावल के बाद में क्या होता है, थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है। और चावल से तो और अच्छा मान लेगा, खिचड़ी आप लोग खा लीजिए, तो खिचड़ी खाने के बाद में क्या होगा, अगर आप खाएंगे तुरंत तो लगेगा कि पेट भर गया है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है कि भूख लगने लगती है। ऐसे कई सारे फल होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं, कई सारे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। और इसी के
बदले अगर हम इसके अलावा अगर पूछ लें, मतलब बात करें, तो जो प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन होते हैं वो बहुत देर से हमारे अंदर डाइजेस्ट होते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, तो वो हमारे शरीर को ज़्यादा देर तक भरा रखते हैं, पेट को भरा रखते हैं। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर ना पसंद आया हो तो अनलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आप हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और मेरा यूट्यूब चैनल इस सर पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लास भी चल रही है उस पर, वहाँ से भी जुड़ जाएँ, उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दूंगी, और साथ में टेलीग्राम का भी लिंक देंगे, उससे भी जुड़ जाइए आप लोग। आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। और हमारे चैनल पर जो मेरा है और जो मेरा अदर चैनल है उस पर कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, फ्री में आपको क्लास दी जा रही है और फ्री में आपको PDF भी प्रोवाइड्स की जाती है टेलीग्राम पर। तो बस ठीक है बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।